हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएस प्रोफेशनल के कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के पेपर में जो एक बहुत खौफ माना जाता है और बहुत टेक्निकल पेपर माना जाता है, उस पेपर के अंदर 70+ मार्क्स कैसे लेकर आए। हमारे हजारों स्टूडेंट इस पेपर के अंदर हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करके जो हम क्लास में शेयर करते हैं 60s में 70s में 80s में मार्क्स ला चुके हैं, और वही स्ट्रेटजी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी क्लासरूम में शेयर करते हैं। वही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी। बताते सब हैं, लेकिन जो आज हम आपको बताएंगे वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड बिलीव मी, अगर आपने इन बातों को गौर किया और इन बातों को ध्यान रखा तो आप भी 70+ मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। अब वो स्ट्रेटजीज क्या हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और एक एक करके ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट पॉइंट, कुछ 5-6 बातें होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, फोकस इन दिस चैप्टर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पेपर में बच्चों की ये है, बच्चा सबसे ज्यादा फोकस जो बड़े बड़े चैप्टर है, मर्जर, टेक ओवर, आईबीसी, डीआरटी, सारफेसी, वाइंडिंग अप, जो ये बड़े बड़े चैप्टर है सिर्फ इनके ऊपर फोकस करता है। बिल्कुल फोकस कीजिए। मर्जर, टेक ओवर, आईबीसी 2016, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसको बहुत इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। हम मर्जर के अंदर हम अपनी क्लास में 24 क्लासेस लगाते हैं, इवन टेक ओवर के अंदर 35 क्लासेस हम लगाते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो खुद ही कह रहा हूं इन चैप्टर को हमें फोकस करना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती बच्चों की ये होती है वो सिर्फ इन्हीं चैप्टर को फोकस करते हैं। अपने टीचर से वो पूछ लेते हैं कि सर बताओ इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, और टीचर बोल देता है सबसे इंपॉर्टेंट तो मर्जर टेक ओवर है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मर्जर टेक ओवर पढ़ के सीआर का पेपर पास नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये मर्जर टेक ओवर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये चैप्टर, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है, आप किन चैप्टर के ऊपर फोकस नहीं करते। तो वो ये चैप्टर हैं सर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोडक्शन। जो मेरी बुक के अंदर पहले 2 चैप्टर हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोडक्शन और स्ट्रेटजी, दे आर द मस्ट डू चैप्टर सर। इन चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िए। ये जो मैं बता रहा हूं इस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। इवन जो ये मर्जर टेक ओवर है, इससे ज्यादा फोकस इन छोटे छोटे चैप्टर पे कीजिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम बड़े चैप्टर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सर वो नहीं करते, और इन छोटे छोटे चैप्टर में से 5-5, 10-10, 20-20 नंबर का आता है। एक बार एक अटेम्प्ट मुझे याद आता है और मैं आपको बता दूं उस अटेम्प्ट में क्या हुआ। जो ये पहला चैप्टर है ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोडक्शन का चैप्टर, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम बच्चा ये चैप्टर छोड़ के जाता है। एंड एक अटेम्प्ट में ये वाला चैप्टर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, इट केम फॉर 25 मार्क्स। एंड आई एम टेलिंग यू, बच्चे लाइन लगा के फेल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो क्या पढ़ा हुआ है, मर्जर टेक ओवर। मर्जर टेक ओवर में से भी आता है, लेकिन सर ये छोटे चैप्टर से जब आईसीएसई ने अपने मॉड्यूल में डाला हुआ है तो आप क्यों ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ के जाते इन छोटे चैप्टर को। तो ये जितने भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोडक्शन, और जो चैप्टर 2 स्ट्रेटेजी का है, पोस्ट मर्जर रीऑर्गेनाइजेशन, 10-10 नंबर का आ चुका है। और इस चैप्टर में पोस्ट मर्जर में सिर्फ 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो 5 क्वेश्चन आसान से पढ़ के जाइए और 10 नंबर तक का पेपर में आ जाता है सर। फ्री के मार्क्स हैं। Are you getting that? सर फंडिंग फॉर मर्जर एंड टेक ओवर, सर लीगल डॉक्यूमेंटेशन वो ड्राफ्टिंग करना, ड्राफ्टिंग की नोटिस ड्राफ्ट करो, मर्जर अमेलगमेशन की मीटिंग बुलाई जा रही है, बोर्ड रेजुलेशन ड्राफ्ट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लीगल डॉक्यूमेंटेशन। 15-15 मार्क्स का इस चैप्टर में से आ चुका है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, सर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में से एक अटेम्प्ट में 16 मार्क्स का आ चुका है। दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। वैल्यूएशन तो बच्चा कहता है न्यू सिलेबस में वैल्यूएशन खत्म ही हो गया। ओ मेरे भाई, ये किसने आपको समझा दिया? मॉड्यूल खोल के देखो। मैं आपको बता दूं, ओल्ड सिलेबस में जो वैल्यूएशन था उससे बढ़ा दिया है न्यू सिलेबस के अंदर। ये पता नहीं कहां से बच्चा अपने आप ही मन बना लेता है। क्या था, ओल्ड सिलेबस में वैल्यूएशन की वेटेज 30 मार्क्स दे रखी थी, और न्यू सिलेबस के अंदर वैल्यूएशन की वेटेज हटा दी। तो बच्चा कहता है वैल्यूएशन हट गया। डफरो, वैल्यूएशन हटा नहीं है। गौर से देखो बुक के अंदर, स्टडी मैट के अंदर वैल्यूएशन पूरा का पूरा गिवन है, इवन ओल्ड सिलेबस से ज्यादा गिवन है। समझ में आई? अपने आप कहानियां मत बना लिया करो। तो प्लीज ये छोटे छोटे जो चैप्टर है सर, इस पे फोकस कीजिए। अगर आप इन चैप्टर पे फोकस करेंगे तो बिलीव मी बहुत अच्छी स्कोरिंग होगी। और मैं आपको बता दूं,
मैंने कई बार ऐसे अटेम्प्ट देखे हैं जहां पे मर्जर टेक और कम नंबर का आया और ये जो छोटे छोटे चैप्टर हैं ज्यादा मार्क्स के आ गए। तो सर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम ये नहीं कहते कि बड़े चैप्टर पे फोकस मत करें, करें सर, पूरी जी जान लगा दें, लेकिन मेरे भाई जो ये छोटे चैप्टर हैं इसको कोई पड़ोसी पढ़ने के लिए थोड़ी ना आएगा, ये भी तो आपको ही करने हैं। तो ये किसके भरोसे छोड़ के चले जाते हो, मुझे ये बताओ। तो प्लीज ये छोटे चैप्टर जरूर कीजिए, इनको छोड़ के मत जाइए। ये अगर आपने छोटे चैप्टर कर लिए तो 70 प्लस पक्के हैं, गारंटीड है, दैट्स माय प्रॉमिस। तो प्लीज फोकस ऑन दीज चैप्टर। जो ये छोटे चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, इन छोटे चैप्टर्स को प्लीज फोकस कीजिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर में जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है वो यही करता है। आगे चलते हैं सर। सेकंड सर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पेपर में सर बड़े सारे केस लो स्टडी मैट में दे रखे हैं और हम रिकमेंड करते हैं हर बच्चों को कि प्लीज़ वो केस लो पढ़ के जाइए। सारे केस लो आने चाहिए। और आप देखोगे ना क्वेश्चन पेपर सीआर का जब आता है तो फिर उसमें लिखा होता है कि जहाँ जहाँ रेलिवेंट, जहाँ जहाँ केस लो हैं, रेलिवेंट केस लो हैं, वहाँ पे जरूर कोट कीजिए। जब आप केस लो कोट करेंगे तो आई एम टेलिंग यू आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। एंड क्यों, जब आप आंसर लिख रहे हो और विद केस लो, डिसाइडेड केस लो आप लिखेंगे कि इस केस में ए वर्सेस बी में ये हुआ, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। केस लो पढ़ के जाइए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और किसी पेपर में इतने केस लो नहीं है, सोच के देखो। डीडी में केस लो नहीं है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में यस थोड़े बहुत केस लो हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग में केस लो नहीं है, और किसी पेपर में केस लो नहीं है। इसमें सीआर में भर भर के क्यों दे रखे हैं? दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पेपर। तो प्लीज केस लो जरूर कीजिए। जितने भी केस लो हैं, हमारी बुक में बड़े सारे केस लो हमने डाले हुए हैं, इवन स्टडी मैट में बड़े सारे केस लो हैं, सारे केस लो आपको करके जाने हैं। और मैं क्या कह रहा हूं यार, क्वेश्चन आए आंसर केस लो के साथ लिखो। एग्जामिनर पूछे ना पूछे केस लो लिखो। आप देखिए मार्क्स कैसे नहीं मिलते सर, वो मजबूर हो जाएगा एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए। 70 प्लस लाने हैं सर, आपको 50 नहीं लाने हैं, आपको 60 नहीं लाने, यू हैव टू स्कोर 70 प्लस। एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर। पॉइंट नंबर 3, राइट आंसर विद द सेक्शंस। सर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पेपर में मैं आपको बता दूं, मर्जर अमलगमेशन में बस 8-10 सेक्शन है, सेबी टेक ओवर कोड में 35 सेबी की रेगुलेशन है, तो ज़्यादा सेक्शन का खेल है ही नहीं। कंपनीज एक्ट जब आप एग्जीक्यूटिव में पेपर आपने कभी दिया होगा तो कंपनी लॉ में तो दुनिया भर के सेक्शन थे, याद ही नहीं होते। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीआर के पेपर में लिमिटेड सेक्शंस हैं और वो ईजिली याद हो सकते हैं सारे के सारे वर्ड बाय वर्ड। तो सर आप देखिए कितना मजा आ जाएगा, आप सोच के देखिए सीआर का पेपर लिख रहे हो, सेक्शन के साथ स्टार्ट हो रहा है, वाह, सेक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हो और केस लो रेफर कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि कितना भी स्ट्रिक्ट एग्जामिनर क्यों ना हो, सेक्शन पढ़ेगा, प्रोविजन पढ़ेगा, केस लो लिखेगा, मार्क्स देगा ये नहीं देगा। मैं आपको बोल रहा हूं मार्क्स देने पड़ेंगे उसे। उसका बीवी से लड़के आया होगा ना घर से और वो सोच के आया होगा आज 50 को ऊपर नहीं दूंगा, 50 मार्क्स के ऊपर, फिर भी उस एग्जामिनर को आपको 70 प्लस देने ही पड़ेंगे। आई एम टेलिंग यू। अरे सेक्शन लिखो, प्रोविजन लिखो, केस लो लिखो, मार्क्स कैसे नहीं देगा मुझे आप बताओ। लेकिन हम लोग लिखते कुछ नहीं है, सेक्शन का आता पता नहीं, केस लो का आता पता नहीं, प्रोविजन हमें पता नहीं, मार्क्स कहाँ से आएंगे यार? सोचने वाली बात है। फिर बच्चा कहता है हमने तो मेहनत, अबे क्या मेहनत की तुमने? मेहनत ये करोगे तो ये मेहनत है। तो सर प्लीज मान लीजिए छोटी सी बात, सर हर सेक्शन को कोट कीजिए, सारे केस लो लिखिए, मजा ही आ जाएगा। एनीवे जब तुम लिख कर आओगे ना केस लो और सेक्शन, तो खुद में कॉन्फिडेंस होगा और पेपर जब देकर आओगे ना बोलोगे पेपर पास है भाई, कोई फेल नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट 100% ICSI स्टडी मटेरियल। सर मैं हमेशा बोलता आया हूँ, स्टडी मैट पूरा कंप्लीट पढ़ के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं। और स्टडी मैट पढ़ लीजिए या फिर हमारी जो रेफरेंस बुक आती है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, वो पढ़ लीजिए। आई एम टेलिंग यू, दोनों में से कुछ पढ़ लीजिए। हमने अपनी बुक में पूरा स्टडी मैट इंक्लूड किया हुआ है, इवन सारे स्कैनर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो डेफिनेटली जो आपका मन करे पढ़ें, स्टडी मैट मस्ट डू है, जरूर कीजिए। इवन हमारी बुक पढ़ने के बाद भी एक बार स्टडी मैट जरूर चेक कीजिए, कहीं हमने अपनी बुक में कुछ छोटे मोटे पॉइंट छोड़ तो नहीं दिए। एंड डेफिनेटली ऐसा आपको मिलेगा नहीं, बट फिर भी खुद चेक कीजिए, खुद कॉन्फिडेंस में आइए कि हाँ भाई बुक में सब कुछ कवर है। तो सर ये बहुत जरूरी है, सारा स्टडी मैट पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं एक जो चीज बताऊंगा ना उसे सुनिए और समझिए मैं क्या कहना जा रहा हूं। देखिए बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं पेपर में, स्टार्ट वहां से कीजिए जो आपको बेस्ट आता है, जो आपको लगता है ना कि भाई ये तो भाई मैं इसमें उड़ा दूंगा, ये तो मेरा आंसर सबसे बेस्ट होने वाला है, सर वहां से स्टार्ट कीजिए। आप समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको स्टार्ट ही कहां से करना है? जो आपको बेस्ट आंसर आता हो। अब ये बात आपने हर टीचर के मुंह से सुनी होगी, इसका रीजन मैं बताता हूं, ऐसा हर टीचर बोलता क्यों है। एवरीथिंग विद द लॉजिक एंड रीजनिंग। समझिए इस बात को, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं,
यस, और ये हमारा दिमाग है। जो एग्जामिनर होता है, समझना मेरी बात, जो एग्जामिनर होता है सर, एक साइकोलॉजी होती है। अब एग्जामिनर, मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने आपका क्वेश्चन पेपर उठाया, मैंने आपकी आंसर शीट उठाई और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब आपका पहला आंसर आपने लाजवाब लिखा हुआ है, जो आपको सबसे बेस्ट है। तो जब मैं आपके पहले एक दो आंसर पढ़ूंगा ना, तो और वो अच्छे अच्छे लिख रखे होंगे आपने, जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले सबसे बेस्ट आंसर लिखेगा। तो जब आपका मैंने आंसर पढ़ा और मैंने पहला आंसर देखा, मैंने कहा वाह भाई वाह क्या लिखा है लड़के ने। फिर मैंने आपका दूसरा आंसर पढ़ा, मैंने बोला वाह भाई वाह क्या लिखा है लड़के ने। क्या होगा, मेरी साइकोलॉजी आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगी। और पता है, जब आगे आप चलते जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको अच्छे से नहीं भी आता, तो सर एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या हो चुकी है, लड़का इंटेलिजेंट है भाई, इसके तो आंसर बड़े शानदार है, तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या पता 1 मार्क 2 मार्क एक्स्ट्रा दे दे। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो साइकोलॉजी, अब देखो स्टार्टिंग में जब आप अच्छे आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, लड़का इंटेलिजेंट है, ये जो लिख रहा है सही लिख रहा है। और जो लास्ट वाले आंसर होंगे जहां पे आपने जो थोड़ा बहुत गलत भी लिख रखा होगा, गलत इन द सेंस कम लिख रखा होगा, तो वहां पे भी आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बिलीव मी, ये होता है, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, ये होता है सर, इट इज अ साइंटिफिकली प्रूव फैक्ट। और आपने पहला ही आंसर गिरा हुआ लिख दिया, एकदम गिरा हुआ आंसर लिख दिया, आई एम टेलिंग यू, एग्जामिनर बोलेगा गधा है, इसे कुछ नहीं आता। और लास्ट में अच्छे आंसर लिख रखे होंगे ना, उसमें भी 1-2 मार्क्स कम ही देगा, कहेगा पागल है, इसे कुछ नहीं आता। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, इट हैपन्स। आप समझो, आई एम नॉट किडिंग, बट दिस इज द रियलिटी। एनीवेज आगे आप करके देखिए, आप किसी का पेपर चेक करके देखिए, आपके साथ भी यही होगा। एनीवेज, कितनी बातें बता दी, 5 फोकस कीजिए। द लास्ट 6 पॉइंट, ध्यान से सुन लो मेरी बात। फोकस ऑन द केस स्टडीज। सर सीआर पेपर इज बेसिकली अ केस स्टडी पेपर, इसके अंदर दुनिया भर की केस स्टडी पूछी जाती है, और अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट वर्ड बाय वर्ड एनालाइज किए हुए तो केस स्टडी बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। तो प्लीज़ केस स्टडी पे जरूर फोकस कीजिए, पिछली एग्जाम की जितनी केस स्टडी आई हैं उसको जरूर आप पढ़िए, स्कैनर में से पढ़िए, जहाँ मर्जी से पढ़िए, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी पेपर में आती हैं और सर आपको वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे जब आप केस स्टडी का जो क्वेश्चन आया, केस स्टडी में केस स्टडी क्या होती है, राम ने श्याम के साथ ऐसा किया, श्याम मर गया, वो हुआ, फलाना हुआ, बताओ आपका क्या क्या आपका आंसर है। तो जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी बात है, केस स्टडी बच्चे को आती है क्योंकि उसने पढ़ा है, बट उसे ये नहीं पता कि मुझे केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है। याद रखना, क्योंकि सीआर एक केस स्टडी बेस्ड पेपर है, तो अब मस्ट है कि केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट किया जाए, हाउ टू प्रेजेंट केस स्टडी। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट आंसर्स इन पेपर, इन लॉ पेपर, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैं क्या फोकस कर रहा हूँ कि केस स्टडी बेस्ड पेपर है सीआर, तो केस स्टडी को सही कैसे प्रेजेंट करना है, इसमें भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सुनो मेरी बात, जब भी आप केस स्टडी पढ़ें तो सबसे पहले तो केस स्टडी को 2 बार पढ़ें, सबसे पहले केस स्टडी को 2 बार पढ़ें कि वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, कम से कम 2 बार आपको केस स्टडी पढ़नी है। केस स्टडी पढ़ने के बाद आपको प्रोविजन ऑफ द लॉ लिखना है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करना है, सबसे पहले ऐसे नहीं, यस राम को फांसी होगी, कई बच्चे डायरेक्ट इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पूछा बताओ व्हाट इज योर कंक्लूजन, स्टार्ट करते हैं यस राम को फांसी होगी। अबे भाई हेलो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए किसने बोला है? उसका तरीका है सर, केस स्टडी को कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले लिखना है प्रोविजन ऑफ द लॉ, लॉ के प्रोविजन क्या है। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस कि राम ने रहीम के साथ ये किया, रहीम ने ये बोला, राम ने ये कर दिया। तो सबसे पहले लॉ के प्रोविजन लिखें, उसके बाद केस जो एग्जामिनर ने फैक्ट दे रखे हैं, रमेश, राजेश, राम, रहीम वट एवर, वो लिख दीजिए। और उसके बाद अपना कंक्लूजन कि सर देखो लॉ के प्रोविजन ये है, एज पर फलाना फलाना सेक्शन ये हुआ, वो ये लिखा है, वो लिखा है, आपके फैक्ट्स ये हैं और हमारा कंक्लूजन ये है। इस तरीके से अगर आपने, अच्छा और सुनो, एक चीज़ और सुनो, इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपने लिखना ही ऐसा है, पॉइंट 1 प्रोविजन ऑफ द लॉ एज पर सेक्शन 230 वट एवर, तो इस तरीके से लिखना। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, सर राम राजेश, आपने ये फैक्ट लिखे हैं। उसके बाद कंक्लूजन एज पर, और प्रोविजन ये है, फैक्ट ये है, और कंक्लूजन ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है, पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, वटेवर, तो ये आप अपना कंक्लूजन लिख देंगे। तो दैट इज हाउ यू विल प्रेजेंट द केस स्टडी। मैं सच बता रहा हूँ आपको,
फ्रॉम माई लास्ट 12 ईयर एक्सपीरियंस। और इस पेपर के अंदर हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन आई एम टेलिंग यू, और जो जो हम बच्चों को गाइड करते हैं क्लासेस के अंदर वो आज आपको भी बता दिया है। और हजारों बच्चों ने ये हमारी स्ट्रेटजी फॉलो की है, ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है, एंड आई एम टेलिंग यू दे आर सुपर सक्सेसफुल। 60s में, 70s में, 80s में हजारों बच्चों ने स्कोर कर लिया है। नाउ इट्स योर टर्न। जो स्ट्रेटजी है, जो सीक्रेट्स हम अब बच्चों के साथ शेयर करते हैं, वो आज आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर लिया है। तो प्लीज़ उन कुछ बातों के ऊपर फोकस कीजिए। आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे ये बातें मान लेंगे एंड यू विल फील द डिफरेंस इन द रिजल्ट। आप ये रिजल्ट में डिफरेंस देखोगे कि सर क्या चीज़ बताई थी आपने उस दिन। चलिए सर, उम्मीद है ये सारी की सारी बातें आप मेरी ज़रूर मानेंगे, एंड इसी तरीके की वीडियो एग्ज़ाम रिलेटेड किस पेपर को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, और भी वीडियोस आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।